हाइट विड्थ भी होती है, जो भी 2D एरे लेते हैं ना आप बेसिकली, तो रोज और कॉलम्स वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह की जो केस है उसमें जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चली जाती है, ठीक है। ये जनरल आप एक वो है कि जनरल एग्जांपल्स में जो कॉमनली अगर 2D एरे ले रहे हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एन स्क्वायर में चली जाती होती है, ठीक है। इसी तरह ही अगर आपने गेटिंग अ स्पेसिफिक एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, अगर एक लिस्ट में से एक एलिमेंट निकालना है, एक चीज को एक्सेस करना है ना, तो आप एक चीज को तो फौरन से लिस्ट में से निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, ठीक है। कॉमन फंक्शनलिटीज हैं जो यहाँ पे आपको डिस्कस की हैं, जो फेमिलियर टास्क हैं कि उनकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। यानी अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए निकालने के लिए, तो आपने जो बेसिक्स आपके ज़हन में है वो ये चीजें होंगी कि यार अच्छा अगर इसमें सिर्फ एक चीज को, इसमें से एक एलिमेंट ही निकालना है तो ठीक है, और कांस्टेंट टाइम है, ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। यानी आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, आपने बहुत ज्यादा उस पर सोचना नहीं है, या बहुत ज्यादा उसकी लाइन ऑफ कोड को आप जो देख के करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, निकाल रहे होगे, उससे बचने के लिए आपके पास ये सिंपल कुछ बेसिक कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। मैम कांस्टेंट में सिर्फ नंबर्स ही आते हैं? हाँ जी, सिर्फ नंबर आते हैं। ऑपरेटर वगैरह तो नहीं होते ना? ऑपरेटर क्या मतलब? मैम मतलब कि वो जो साइन होते हैं मैम, प्लस माइनस इक्वल, मैम वो तो नहीं होते ना? प्लस माइनस कांस्टेंट इक्वल वैल्यूज जो होती है वही होंगे ना? कांस्टेंट टाइम लेते हैं तो कांस्टेंट में कांस्टेंट ऑर्डर, वैल्यूज, ठीक है। ठीक है। डिवाइडिंग अ लिस्ट इनटू हाफ, डिवाइडिंग ऑन हाफ एंड हाफ। अब जब आप लिस्ट को हाफ में डिवाइड करते हैं या डिविजन करते हैं, मैंने आपको लॉग एन बताया था कि जब आप हाफ में डिवाइड कर रहे होते हैं या अपनी प्रॉब्लम को स्मॉलर चंक्स में हाफ हाफ कर देते हैं, उस केस में आपके पास कॉम्प्लेक्सिटी है वो लॉग एन हो जाती है, ठीक है। इस तरह ही बाइनरी सर्च है, बाइनरी सर्च में भी क्या है कि आपको पता लग जाता है कि हाफ को सर्च करना है और हाफ आपकी वेयर है। आप मिडिल वाले एलिमेंट को देखते हैं, आप कहते हैं जी मिडिल वाला एलिमेंट, आपके पास सॉर्टेड एरे पड़ी है, मिडिल वाला एलिमेंट देखा, आपने देखा कि जो मैंने सर्च करना है वो मिडिल वाले से कम है, तो इसका मतलब है कि मिडिल वाले से जो आगे वाली एरे के एलिमेंट्स हैं वो आप नहीं देखेंगे और पीछे वालों को देखेंगे, तो आपने हाफ द एरे को एक्सक्लूड कर दिया। फिर जो रिमेनिंग हाफ एरे है उसमें से फिर आप मिडिल को देखेंगे, फिर आपने देखा कि उसमें से भी जो हाफ है जी उसमें मैंने लोअर वाली लेनी है, तो वो उसमें से भी आधी निकली, तो आप हाफ हाफ को ओमिट कर ही जाते हैं और बाकी हाफ हाफ को आप सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन है। जब डिविजन हो रही है, हाफ हाफ वेस्ट हो रहा है, हाफ को चेक कर रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी, लॉग एन हो जाएगी। इसी तरह स्कैनिंग या ब्रूट फोर्स ऑफ अ लिस्ट है, अगर आपने पूरी लिस्ट को देखना है, अगर आपके पास पूरी लिस्ट में 10 एलिमेंट्स हैं और आपने 10 के 10 को देखना है, तो इतना टाइम लगेगा जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, यस मैम। ठीक है। अगर सारी चीजों को देखना है, सारे एलिमेंट्स को देखना है, तो फिर जितने एलिमेंट्स होंगे उतना टाइम लगेगा, यानी ऑर्डर ऑफ एन होगी, ठीक है। जो इनपुट साइज है उतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। फिर नेस्टेड फॉर लूप्स के लेवल्स। अच्छा, अगर आपने अभी जो फॉर लूप देखे उसमें कितने लेवल्स थे? नेस्टिंग में 2 लेवल्स थे, एक फॉर लूप बाहर था, एक अंदर लगा हुआ था, ठीक है। इनर और आउटर 2 लूप्स थे, तो के लेवल्स कितने हो गए? के 2 हो गया, के 2 है मैम? के 2, वहां आपके 2 लूप्स थे, 2 लेवल्स, ठीक है। तो जी। के 2 हुआ, तो ये जब तो आपके पास स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं निकली थी दोनों लूप यस मैम, एन स्क्वायर। की, एन स्क्वायर निकली थी। तो जनरली ये इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, अगर फॉर लूप्स हैं उसके जो लेवल्स हैं उस लेवल के अकॉर्डिंगली उसके उससे मल्टीप्लिकेशन होती जाती है। फिर इसी तरह मर्ज सॉर्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिवाइड करता है, डिवाइड करते हुए लॉग एन तक चला जाता है, ठीक है। लेकिन वापस जब वो उनको मर्ज करते आता रहता है, यानी जितने डिवाइड किए होते हैं उनको 1 बाय 1 मर्ज करना शुरू करते हैं, तो वो एन उसमें मर्जेस हो जाती है, तो एन से मल्टीप्लाई हो जाता है, एन लॉग एन हो जाता है। फिर तो मर्ज सॉर्ट का ऐसा ही बबल सॉर्ट का एल्गोरिदम है, उसमें एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी ले लेता है, ठीक है। और इसी तरह ही आपके पास अब जब ये एल्गोरिदम्स देखोगे तो तब उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज भी आ जाएंगी आपको। फिर जनरेट ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ऑफ डेटा, अगर उसके सबसेट्स बनाने हैं तो सबसेट्स बनाने के लिए क्या होता है, तो सबसेट्स बनाने हैं तो 2 रेज़ टू पावर n होता है, वो पावर सेट वाला फॉर्मूला याद है ना, तो पावर में चला जाता है, तो 2 रेज़ टू पावर n हो जाता है। ऐसे ही जनरेट ऑल परम्यूटेशंस, तो परम्यूटेशन निकालनी है तो आपने फैक्टोरियल बनाना है, उसमें ऑर्डर ऑफ n फैक्टोरियल हो जाता है। मतलब ये जनरल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो आपके पास आ जाती हैं और आपको ये थोड़ी सी पता होनी चाहिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही? मैं बोल ही नहीं, अच्छा। जी
कि आउटर लूप की हमने देखी थी इटरेशन थी, इनर लूप में हमने देखा कि इसकी n इटरेशन, और अभी गो 1 किया तो हमारे पास क्या आया, अब जब हमने आउटर लूप की निकालनी है, यानी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये बिग O ऑफ n होगा। तो ये हमारे पास हो गई n मल्टीप्लाई बाय बिग O ऑफ n। ठीक है, इसको जब हमने किया इवैल्यूएट तो हमारे पास क्या आया, ऑफ n मल्टीप्लाई बाय n। हाँ, तो जब n इंटू n आया तो ये क्या रह गया हमारे पास, बिग O ऑफ बिग n। O n स्क्वायर। यस ये n मैम, स्क्वायर है, इसको n पूरा समझना है, n स्क्वायर। n ठीक है स्क्वायर। ठीक यस है। नेस्टेड लूप्स कैसे इवैल्यूएट किया हमने, एनालाइज कर लिया नेस्टेड लूप। यस मैम, आ गई। यस मैम, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो कि ये जो लूप्स है, इन लूप्स को देखो तो ये लूप्स में क्या है, डिपेंडेंसी है। ठीक है, डिपेंडेंसी का क्या मतलब है कि आउटर लूप के पे डिपेंड करेगा इनर लूप। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसमें, इस वाले लूप में देखो आइटरेशन जो भी है, अब अगर इस तरह की डिपेंडेंसी आ जाती है, डिपेंडेंसी कहाँ है कि j इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस, ये तो सिंपल है। इनर लूप में देखो क्या हो रहा है कि k इक्वल्स टू 0, k इज लेस देन j, यानी जो भी j की वैल्यू यहाँ पे होगी उसके मुताबिक k चलेगा। ठीक है, पिछले लूप में डिपेंडेंसी नहीं थी, k अलग चल रहा था, j अलग चल रहा था। यहाँ पे डिपेंडेंसी है, j k इज लेस देन j पे चलता है। ठीक है, डिपेंडेंसी क्लियर है, यहाँ डिपेंडेंसी नजर आ रही है, पता लग रहा है। यस मैम, समझ आ रही है। तो अगर डिपेंडेंसी है तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, फिर तो हम अलग अलग, इसकी अलग निकाली, फिर इसकी अलग निकाली, इसकी अलग निकाली, फिर वो काम नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमें एक साथ ही कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर तो डिपेंडेंसी है तो फिर हमें उसी वक्त ही कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ेगी, यानी अगर j इक्वल टू 0 था तब इनर लूप कितनी दफा चला, j इक्वल्स टू 1 हुआ तब कितनी दफा चला, j इक्वल्स टू 2 हुआ तब कितनी दफा चला, यानी हमें साथ साथ ही कॉम्प्लेक्सिटी देखनी पड़ेगी। ठीक है, हम अलग अलग नहीं देख सकते। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब आप देखो, अब j की वैल्यू ले लेते हैं, j इक्वल्स टू 0 है, तो आपने ये बताना है कि इनर लूप कितनी दफा चला। j इक्वल्स टू 0 है, यस मैम। k इक्वल्स टू 0, k इज लेस j, 0 इज लेस देन 0, ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स। तो इसका मतलब इनर लूप कितनी दफा चला, इनर लूप मैम चली ही नहीं, चली मैम एक दफा भी नहीं चले। चली ही नहीं मैम। जीरो टाइम चलेगा मैम। सही हो गया। अब देखो j की j इंक्रीमेंट होता है तो j प्लस प्लस 1 हो गया, यस अब मैम। यहाँ j 1 है। ठीक है, k इक्वल्स टू 0 है, तो 0 इज लेस देन 1, ट्रू यस मैम, ट्रू। पे चलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हो गया, इन k इंक्रीमेंट हो गया, तो 1 इज लेस देन 1 क्या है, फॉल्स है ट्रू है, इंक्रीमेंट किसमें हुआ मैम, जे में, टू। अब k में इंक्रीमेंट हुआ ना, अभी j तो ऊपर वाला है। तो फिर मैम ये वहां हो गया फिर। ठीक है, मैम ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, दोबारा फिर नहीं चलेगी। अब k 1 हुआ तो फिर 1 इज लेस यस मैम, देन नहीं 1, चलेगी। फॉल्स। यस मैम, फॉल्स। ठीक है, तो अब इसका मतलब था कि सिर्फ जब k इक्वल्स टू 0 था तब ये लूप चला, k इक्वल्स टू 1 पे नहीं चला, तो ये लूप सिर्फ 1 टाइम चला। इनर लूप एक दफा चला। समझ आई है ये बात कि नहीं आई? यस मैम, ये इनर लूप जो है मैम में चली है। ठीक है, अब उसके बाद j इक्वल टू 2 कर दो। यस ठीक है, मैम, यहाँ पे j की वैल्यू 2 है, टू। अब k इक्वल टू 0 है, 2 इज लेस नहीं देन मैम, 0, नहीं ना, अब दोबारा से चल रहा है ना, k इक्वल टू 0 है ना। 1। ठीक है, 0। ठीक है, तो 0 इज लेस देन 2, चल गया। यस मैम, चल फिर गया। k इंक्रीमेंट हुआ, k प्लस प्लस 1 आ गया। 1, ठीक है, तो 1 इज लेस देन 2, चल गया। चल गया। ठीक है, अब k इंक्रीमेंट हुआ, 2 आ गया, तो 2 इज लेस देन 2, यस False मैम, मैम। फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो गया, यानी एक दफा 0 पे चला, एक दफा 1 पे चला, तो कितने टाइम्स चला,
2 2 टाइम्स। times. टू ठीक है, इसी तरह ही फिर 3 पे कितना टाइम्स चलेगा? 3 यहाँ पे times. 3 क्या हो गया? times. 3 0 पे टाइम, चलेगा, 1 पे चलेगा 1 पे और और 2 पे, 2 पे। 2 पे ठीक है, तो 3 टाइम्स चल गया। चलती रहेगी। ठीक है, ये चलता रहेगा जब तक। यस मैम, एंड तक चलती रहेगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी एंड तक चलता रहेगा। यानी ये हमारे पास क्या थी? आइटरेशन। यस मैम, और ये हमने क्या कैलकुलेट किया? पर आइटरेशन हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। ठीक हो गया मैम। ठीक हो गया। अब आइटरेशन हमारे पास आ गई थी ऑर्डर ऑफ एन, और पर आइटरेशन हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन थी। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करना है? सॉरी, ये एन आइटरेशन थी और पर आइटरेशन ऑर्डर ऑफ एन पर आना। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया एन इंटू ऑर्डर ऑफ एन हुआ था, तो आपने एन टू एन कर लिया। ये आपके पास क्या हो गया? एन स्क्वायर हो गया। मैम ये सम प्लस इज इक्वल टू के प्लस जे, ये मैम क्या है? ये स्टेप्स है ना आपके पास। एनालाइज करने का क्या मतलब था कि हमने कहा था कि हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स आ गए और हमने उनकी कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करनी है, और इंडिविजुअल फंक्शंस की कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करके हम उनको ऐड कर देंगे, हमारे पास पूरे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी निकलती आएगी। अब आप ये देखो कि आपके पास क्या है यहाँ पे? यहाँ पे मैम एक यहाँ नेस्टेड फॉर लूप लगा हुआ है। पे लगी हुई। यस मैम, लूप पे लगी हुई नेस्टेड लूप लगा हुआ है, फॉर लूप। यहाँ पे एक यस सिंपल मैम, लूप लगा हुआ है, फिर ये आपके पास एक सी आउट की स्टेटमेंट, ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है, अब ये वाला लूप देखो, कौन सा लूप था? आपने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है ना। जी जी। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? 0 and square. Order of n square में. एन मैम, एन ही आई थी। एन स्क्वायर थी ना इसकी Order of कॉम्प्लेक्सिटी। n. Yes ma'am. Order of. ठीक है, एन स्क्वायर थी। अब Square. इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? बिग ऑफ एन, 0 ऊपर वाले की order कितनी of थी? n. बिग ऑफ एन। ठीक है, और ये चूंकि आपके पास इन तीनों, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. जब हमने इन तीनों को ऐड कर लिया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी क्या आनी चाहिए? Order मैम of ये n तो square में lower order term में डिलीट कर देंगे इसके अंदर. इसमें हम लोअर ऑर्डर टर्म्स को डिलीट कर देंगे। ओ ठीक है, यार, हमारे पास एन स्क्वायर रह जाएगी। अब इसको थोड़ा सा सोचो, प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अगर मेरे पास ये कोड था, ठीक है, मैंने कहा कि ये जो कोड, ये हिस्सा जो है वो एन स्क्वायर टाइम लेता है, ये हिस्सा जो है वो एन टाइम लेता है, और ये जो है वो 1 टाइम लेता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि कोड में से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। यही हम कहते हैं ना, बिग ओ का मतलब यही है, अपर बाउंड बताते हैं कि इससे ज्यादा यस टाइम नहीं मैम, लेगा। इससे ज्यादा नहीं जब लगेगा। ठीक। ये रन हो रहा होगा तो ये मैक्सिमम टाइम कितना ले रहा होगा? एन स्क्वायर टाइम ले रहा होगा। ठीक है, हाँ, उसी दौरान में एंड ये भी रन हो जाएगा, उसी दौरान में ये भी रन हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो वो टाइम लेता है वो कितना होता है? एन स्क्वायर। एन स्क्वायर। तो हम बिग मेंस के में लोअर भी इंक्लूड होंगे क्योंकि वो उसी के अंदर रन हो रहे होंगे। हाँ, उससे ज्यादा टाइम लेके तो नहीं ना रन हो रहे, उतने ही टाइम में रन हो रहे हैं ना, उससे कम टाइम में रन हो रहे हैं ना। मैम Yes, लोअर को इसीलिए खत्म कर देंगे क्योंकि हमने मैक्सिमम ढूंढना है। हाँ, मैक्सिमम ढूंढना, क्योंकि लोअर मैक्सिमम के अंदर ही कवर हो जाता है। अगर मैं कहती हूँ 10 सेकंड, तो अगर कोई चीज 5 सेकंड में रन हो रही है तो वो 10 से कम में ही रन हो रही है ना। और मैं अगर उसे खत्म नहीं करेंगे तो उसमें ऐड हो जाएगी। अगर यस मैम, उसमें ऐड नहीं होगी, क्योंकि हम इस तरह तो नहीं ना करें कि हम उसको ये कर रहे हो कि हम अलग अलग से सारा उसकी काउंटिंग कर रहे हो। बेसिकली तो हमने बताना है कि इससे ज्यादा टाइम मिलेगा।
उसी कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे हैं हम। ये तो नहीं कह रहे कि अब हम ये इस तरह से सारी चीजें ऐड करते जाएं, मतलब जो टाइम किसी दूसरे टाइम के अंदर साथ ही वैल्यूएट हो रहा है हम उसको भी अंदर ऐड करते जाएं, तो वो हम बेसिकली Yes, ma'am. टाइटर बाउंड नहीं देंगे। Okay, ma'am. टाइटर बाउंड वो तो वो तो आप हर चीज का अलग अलग टाइम जो है उसमें मिक्स कर जा रहे हैं। सम करना ही है बस यही। अच्छा जी, तो कर दूं क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास थी कंडीशनल स्टेटमेंट। अब ये बताएं कि कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ की स्टेटमेंट है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि इफ की स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट 1 जो है उसका जो टाइम वो ऑर्डर ऑफ n है, ठीक है, यानी बिग ऑफ n में हो रही है। ठीक है मैम। और कह रहा है स्टेटमेंट 2 जो है वो n स्क्वायर में रन हो रही है। अब इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में स्क्वायर ही होगी मैम फिर। क्यों ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी? अगर मेरा इफ की स्टेटमेंट चल जाती है तो एल्स की तो स्टेटमेंट रन ही होगी। मैम अगर ट्रू है तो वो तो रन नहीं होगी, अगर फॉल्स है फिर वो सिक्योर में और सब जाएगी। रन होगी ना, अगर ट्रू है तो फिर तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही होनी चाहिए, क्योंकि एल्स तो रन ही नहीं हो रहा। यस मैम। क्या कॉम्प्लेक्सिटी होगी? मैम कंडीशन क्या लग रही है? जो मर्जी लगाइए, आपको थोड़ी पता होता है कंडीशन ट्रू है या false है। जब कोड देख रहे होते हैं आपको नहीं पता। जब आप कोड लिख रहे हैं तब तो आपको नहीं पता। यस मैम। अभी कंडीशन मैम इधर चेन है क्योंकि और बोर्ड में मैक्सिमम जो कॉम्प्लेक्सिटी है रहे इसलिए हम इसके ले लेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अपर बाउंड हम ले रहे हैं। यस इन मैम। एनी कुछ भी कंडीशन हो, हमें कंडीशन नहीं, वी आर अनअवेयर ऑफ द कंडीशन, तो इन एनी केस हमारे पास जो वर्स्ट केस सिनेरियो होगा हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेंगे। यानी मैंने ये कहना है कि भाई इससे ज्यादा वो नहीं रन हो सकता, यानी अगर अगर इफ वो हो जाए तो वो n टाइम्स चल जाएगा, अगर एल्स ट्रू हो जाता है तो वो n स्क्वायर टाइम्स चल जाएगा। अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n दे देती हूँ तो फिर क्या होगा कि अगर वो एल्स चल गया तो फिर n से ज्यादा टाइम्स हो गया, ठीक है, तो उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं n स्क्वायर देती हूँ जो कि वर्स्ट केस है, यानी सबसे ज्यादा जो भी टाइम ले रही है, जो भी चीज सबसे ज्यादा टाइम ले रही है, जो इफ एल्स है, एल्स इफ उसके बाद भी अगर कोई 2-3 स्टेटमेंट एल्स इफ की लगी है और उसमें से सबसे ज्यादा टाइम लेगी, मैं वो वाली चूज करूंगी वर्स्ट केस की, ताकि कोई भी स्टेटमेंट चल जाए तो वो उससे ज्यादा टाइम नहीं ले, ठीक है। मतलब तो ये हम खुद डिसाइड करेंगे मैम? मैम जो स्टेटमेंट लेगी हम एनालाइज कर रहे हैं ना, तो हम देखेंगे टाइम जी जो मैक्सिमम होगी मैम उसको मतलब हमने करवाना है। मैक्सिमम है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक। तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी जो है, यानी अगर आपको पता है वर्स्ट केस क्या होगा, ये इतनी ज्यादा जाती है तो आपने वो इतनी ज्यादा वाली ही लेनी है अपर बाउंड में। आप कहते हैं कि इससे ज्यादा नहीं, तो अगर आप उस अपर बाउंड लेने की बजाय आपके हाफ यानी जिस केस में आप n रुकते हो, तो अगर इसकी गई तो ऑर्डर ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी ना रही ना, तो n से ले गई आपने अपर आपने अपर के केस में इसे ये पॉइंट जब आपने अपर बाउंड लेना है तो आप वर्ड देखते रहना, ठीक है, जितनी मैक्सिमम हो सकती है, जितना मैक्सिमम कोड कॉम्प्लेक्सिटी ले सकते हैं, यानी जितनी मैक्सिमम वर्ड सिनेरियो में हम जा सकते हैं, हमने उसमें जो टाइम लगेगा वो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी। जी, तो अपर बाउंड आप ये हो गया बिग ऑफ n स्क्वायर। मैम बस करें। ठीक है, रोजा लग रहा है।